नमस्ते। आज की चर्चा के लिए तैयार हैं? हम 11 सितंबर 2025 के कुछ अहम वैश्विक व्यापारिक खबरों पर नजर डालेंगे। हाँ, जरूर। स्रोत एक न्यूज समरी दस्तावेज है और हमारा मकसद है बाजार के मुख्य संकेतों और कंपनियों की गतिविधियों को जल्दी से समझकर उसमें छुपे गहरे मतलब निकालना। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां ऊर्जा बाजार की उम्मीदें, फिर टेक वर्ल्ड की जो ऊंची उड़ानें हैं और केंद्रीय बैंकों की थोड़ी सोची समझी चालें, सब एक साथ देखने को मिल रही हैं। चलिए इन स्रोतों में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ी हैं। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊर्जा क्षेत्र से। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वो 2025 और 2026 के लिए तेल की मांग को लेकर काफी आशावादी दिख रहा है। उनका मानना है कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहने वाली हैं। अच्छा। इतना ही नहीं, वे अक्टूबर से अपने उत्पादन कोटे को बढ़ाने की भी सोच रहे हैं और अगस्त में तो उन्होंने उत्पादन पहले ही रोजाना 5 लाख बैरल से ज्यादा बढ़ा दिया था। हाँ, ये काफी सकारात्मक रुख है। ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए ओपेक का ये जो आशावाद है, ये सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत से जुड़ा हुआ लगता है। जी। जब उन्हें लगता है कि तेल की मांग बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि फैक्ट्रियां चलेंगी, लोग ज्यादा यात्रा करेंगे, माल ढुलाई बढ़ेगी, मतलब अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा। अच्छा। ये एक तरह से भविष्य के आर्थिक विकास का पूर्वानुमान है। कम से कम उनकी नजर में तो यही है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम इस तस्वीर की तुलना दूसरे बड़े खिलाड़ियों के नजरिए से करते हैं। वो क्या है? क्या कोई इस आशावाद से सहमत नहीं है? सीधे तौर पर असहमत कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी, उसका हालिया कदम निश्चित रूप से एक अलग कहानी कहता है। उन्होंने क्या किया? और उन्होंने अपनी ब्याज दरें स्थिर रखी है। अब ओपेक जहां खुलकर तेजी की बात कर रहा है, वहीं ईसीबी का ये फैसला यूरोप में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि वे अभी भी यूरोपीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, या शायद बढ़ती महंगाई का चिंता उन्हें खुलकर कदम उठाने से रोक रही है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, कुछ हद तक। एक तरफ ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीद, दूसरी तरफ यूरोप का केंद्रीय बैंक थोड़ा रुका हुआ सा महसूस कर रहा है। तो ये क्षेत्रीय अंतर है या फिर दोनों अलग-अलग चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? शायद दोनों बातें हो सकती हैं। यूरोप की अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं जो शायद अमेरिका या एशिया से अलग हों। साथ ही ईसीबी का मुख्य ध्यान यूरोजोन में महंगाई को काबू में रखना है। हो सकता है उन्हें डर हो कि अगर दरें घटाई तो महंगाई फिर सिर उठा सकती है, भले ही आर्थिक विकास थोड़ा धीमा क्यों ना हो। और अमेरिका का क्या? हाँ, इसी बीच पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के आने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी हुई हैं। उन आंकड़ों से पता चलेगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर अगला कदम क्या उठाएगा। और फेड का फैसला तो आप जानती हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालता है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था एक चौराहे पर खड़ी है। ऊर्जा बाजार एक दिशा दिखा रहा है, केंद्रीय बैंक दूसरी तरफ देख रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जो बात इसे खास बनाती है वो है इन अलग अलग ताकतों का एक साथ काम करना और एक दूसरे पर असर डालना। ऊर्जा की कीमतें सीधे महंगाई को प्रभावित करती हैं। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट से लेकर उत्पादन तक सब महंगा हो जाता है। सही बात है। और महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता है ताकि लोग कम खर्च करें और महंगाई काबू में आए। लेकिन दरें बढ़ाने से आर्थिक विकास धीमा होने का खतरा रहता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ईदें, ईसीबी की सावधानी और फेड का इंतजार, ये सब इसी वैश्विक आर्थिक ताने बाने के हिस्से हैं। इसमें एक और परत करेंसी यानी मुद्रा की भी जुड़ जाती है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी भी तेल की कीमतों और व्यापार को प्रभावित करती है। ठीक है, ये ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का जटिल रिश्ता तो समझ आया। अब इस ताने बाने से निकलते हैं और उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां आजकल सबसे ज्यादा हलचल है, टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एशियाई बाजारों में एआई को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका असर साफ दिख रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर तो इस समय बिल्कुल सुर्खियों में है। खासतौर पर एआई से जुड़ी उम्मीदों ने बाजारों को जैसे नई ऊर्जा दे दी है। बिल्कुल, और इसका एक बड़ा उदाहरण है ओरेकल का स्टॉक। उसमें लगभग 36% का उछाल आया है। अरे वाह, 36%? हाँ, ये किसी बड़ी स्थापित कंपनी के लिए बहुत बड़ी छलांग है और इसका असर सिर्फ ओरेकल तक ही सीमित नहीं रहा। जापान का निक्की, ताइवान का टाइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, इन सब सूचकांकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अच्छा। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक कंपनी का प्रदर्शन पूरे क्षेत्र के बाजारों को कैसे खींच सकता है। ये 36% की उछाल वाकई असाधारण है
और ये एआई को लेकर बाजार के मौजूदा जुनून को दिखाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हवा है, एक हाइप ट्रेन है जिस पर सब सवार होना चाहते हैं, या इसके पीछे ठोस व्यावसायिक कारण है? ऑरेकल के मामले में कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एक दिग्गज है। बाजार शायद इस बात पर दाव लगा रहा है कि ऑरेकल अपनी मजबूत ग्राहक पकड़ का फायदा उठाकर एआई क्षमताओं को अपने मौजूदा सिस्टम में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लेगा, जिससे कंपनियों को एआई अपनाने में आसानी होगी। मतलब एआई बनाने वालों के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने में मदद करने वाली कंपनियां भी अहम हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एआई बनाने वाली कंपनियों की बात नहीं है, बल्कि उन कंपनियों की भी है जो एआई को कारोबार में इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। ऑरेकल उसी श्रेणी में आता है। और एशियाई बाजारों पर इसका इतना गहरा असर क्यों? जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया। इसका गहरा संबंध वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन से है। ये देश सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स, डिस्प्ले पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के गढ़ हैं। अच्छा, हाँ। ऑरेकल जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी का अच्छा प्रदर्शन इस पूरी सप्लाई चेन में एक सकारात्मक लहर पैदा करता है। अगर ऑरेकल को अपने क्लाउड और एआई सेवाओं के लिए ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत होगी, तो जाहिर है इन एशियाई कंपनियों को फायदा होगा। हाँ, ये तो है। साथ ही यह निवेशकों को भी संकेत देता है कि टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ रहा है, जिससे इन देशों की टेक हेवी अर्थव्यवस्थाओं को बल मिलता है। ये एक तरह का इकोसिस्टम इफेक्ट है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है व्यक्तिगत संपत्ति की दुनिया से। ऑरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन की संपत्ति में इस उछाल से जबरदस्त इजाफा हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और कुछ रैंकिंग्स बता रही हैं कि वो दौलत के मामले में कथित तौर पर एलन मस्क से भी आगे निकल गए हैं। ये तो काफी नाटकीय बदलाव है। हाँ, ये दिखाता है कि शीर्ष पर दौलत की रैंकिंग कितनी अस्थिर हो सकती है, खासकर जब ये मुख्य रूप से किसी एक कंपनी के शेयर की कीमत पर टिकी हो। आज कोई ऊपर है, कल कोई और। सही। लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। ये दर्शाता है कि बाजार इस समय टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से एआई से जुड़ी कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर कितना ज्यादा निर्भर हो गया है। निवेशकों का पैसा और विश्वास कुछ ही नामों के इर्द गिर्द केंद्रित होता जा रहा है। लैरी एलिसन की संपत्ति का बढ़ना इसी केंद्रीकरण का एक लक्षण है। ये एक तरफ तो नवाचार की शक्ति दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम कुछ ही कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ टेक्नोलॉजी में इतना केंद्रीकरण, दूसरी तरफ बाजार में और भी बहुत कुछ चल रहा है। चलिए अब कुछ खास कंपनियों की रणनीतियों और बाजार की दूसरी हलचलों पर ध्यान देते हैं। एक बड़ी खबर आई है फिनटेक कंपनी क्लारना के आईपीओ से। हाँ, क्लारना का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आना काफी अहम रहा। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ अपने लक्ष्य से ज्यादा $1.37 बिलियन जुटाए, बल्कि पहले ही दिन उनके शेयर लगभग 15% की बढ़त के साथ बंद हुए। 15% पहले ही दिन। हाँ, ये तो जबरदस्त एंट्री लगती है, खासकर पिछले कुछ समय से आईपीओ बाजार थोड़ा ठंडा चल रहा था। निश्चित रूप से क्लारना जैसे सफल आईपीओ का महत्व मौजूदा माहौल में और भी बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि मुश्किल आर्थिक संकेतों के बावजूद निवेशक अभी भी नई और संभावनाओं से भरी कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार हैं, खासकर फिनटेक जैसे आकर्षक क्षेत्रों में। हाँ। क्लारना का बाय नाउ पे लेटर मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है, और इस आईपीओ की सफलता इस मॉडल की मजबूती और भविष्य की संभावनाओं पर निवेशकों के भरोसे का संकेत देती है। ये बाजार में जोखिम लेने की भूख, जिसे रिस्क एपेटाइट कहते हैं, उसके वापस लौटने का भी इशारा हो सकता है। कम से कम चुनिंदा क्षेत्रों के लिए तो है ही। और दूसरे स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा संकेत है। हाँ बिल्कुल, ये दूसरे स्टार्टअप्स के लिए भी हौसला बढ़ाने वाली खबर है जो आईपीओ लाने की सोच रहे होंगे। लेकिन जहां एक तरफ क्लारना जैसी नई कंपनी धूम मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी से थोड़ी मुश्किल भरी खबर आ रही है। फार्मास्यूटिकल दिग्गज नोवो नॉर्डिस्क, उन्होंने दुनिया भर में करीब 9,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना बनाई है। हाँ, ये खबर क्लारना की सफलता के ठीक विपरीत तस्वीर पेश करती है। काफी बड़ा आंकड़ा है 9,000 नौकरियां। के पीछे पुनर्गठन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का हवाला दिया है, खासकर अपनी मुख्य प्रतिस्पर्धी इलाई लिली से मिल रही चुनौती का। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि नोवो नॉर्डिस्क तो अपनी वजन घटाने वाली दवाओं जैसे वेगोवी उनकी जबरदस्त सफलता के लिए जानी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता है कि आज के दौर में सफलता भी स्थायी नहीं है और कंपनियों को लगातार बदलते रहना पड़ता है। फार्मा सेक्टर खासतौर पर बहुत प्रतिस्पर्धी और गतिशील है। अच्छा। हाँ, नोवो नॉर्डिस्क ने वजन घटाने और डायबिटीज की दवाओं से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है,
जिससे उनकी मार्केट वैल्यू यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। ये सब सही है, लेकिन इलाई लिली जैसी दूसरी कंपनियां भी इसी क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। तो ये कटौती क्यों? क्या वे सिर्फ लागत कम कर रहे हैं? लागत कम करना एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पुनर्गठन का मतलब अक्सर इससे कहीं ज्यादा होता है। कंपनियां ऐसा तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना है। शायद कुछ पुराने डिवीजनों को छोटा करके नए शोध या विकास क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करना है। अच्छा। या अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को ज्यादा कुशल बनाना है, ताकि वे तेजी से फैसले ले सकें और नए उत्पादों को बाजार में ला सकें। इली लिली से मिल रही प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि नोवो नॉर्डिस्क को और ज्यादा फुर्तीला और इनोवेटिव बनना होगा। ये नौकरियां कम करना शायद इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है, ताकि वे भविष्य की लड़ाई के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। ये दिखाता है कि शीर्ष पर बने रहने के लिए भी कंपनियों को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो एक ही समय में हम बाजार में नई कंपनियों का सफल प्रवेश देख रहे हैं, जैसे क्लारना, और स्थापित दिग्गजों द्वारा खुद को फिर से ढालने की प्रक्रिया, जैसे नोवो नॉर्डिस्क। काफी विरोधाभासी तस्वीर है। हाँ, और ये आज की अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। निरंतर बदलाव ये फार्मा उद्योग की व्यापक चुनौतियों को भी दर्शाता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश की जरूरत, दवाओं को मंजूरी दिलाने की लंबी और जटिल प्रक्रियाएं, और तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ मुकाबला। ठीक है, हमने विकास देखा, सफलता देखी, रणनीतिक बदलाव भी देखे, लेकिन क्या इन स्रोतों में कुछ संभावित बाधाओं या जोखिमों का भी जिक्र है जिन पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ चिंताएं भी हैं जिनका जिक्र है। एक अहम मुद्दा जो लगातार बना हुआ है वो है वैश्विक व्यापार तनाव। ओह हाँ, वो तो है ही। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनका लगातार बने रहना वैश्विक निर्यातकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये तनाव किस तरह से असर डाल रहे हैं आजकल? देखिए, ये कई तरह से असर डालते हैं। देशों के बीच टैरिफ यानी आयात शुल्क लगने से माल महंगा हो जाता है, जिससे मांग कम हो सकती है। नियमों में अनिश्चितता होने से कंपनियां लंबे समय के निवेश करने से हिचकिचाती हैं। सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, हाँ। जिससे उत्पादन में देरी और लागत बढ़ सकती है। स्रोतों में खासतौर पर यूरोपीय निर्यातकों के सामने आ रही चुनौतियों का भी जिक्र है, जिन्हें टैरिफ और जटिल नियमों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, इससे उनके लिए दूसरे देशों में अपना माल बेचना और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर है, या ये वाकई उन सकारात्मक रुझानों को पटरी से उतार सकते हैं जिनकी हमने बात की, जैसे ओपेक की उम्मीदें या टेक सेक्टर की तेजी? इन्हें सिर्फ शोर समझना खतरनाक हो सकता है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि हालांकि ये जोखिम नए नहीं हैं, उनका लगातार बने रहना मायने रखता है। अगर व्यापार तनाव बढ़ते हैं या नए प्रतिबंध लगते हैं, तो ये वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, जिससे ओपेक की तेल मांग की उम्मीदें धरी रह सकती हैं। ये कंपनियों के मुनाफे पर असर डाल सकता है, जिससे शेयर बाजार में आई तेजी कमजोर पड़ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और व्यापार इन संबंधों की एक अहम कड़ी है। अगर ये कड़ी कमजोर होती है तो इसका असर दूर तक महसूस होता है। तो आगे किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? वो कौन से संकेत हैं जो हमें बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जा रहा है? दो प्रमुख कारक जिन पर सबकी पैनी नजर रहेगी वे हैं मुद्रास्फीति के आंकड़े और केंद्रीय बैंकों के अगले कदम। हाँ, महंगाई के आंकड़े। जैसा हमने पहले चर्चा की, अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वे फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णयों की दिशा तय करेंगे। अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है तो फेड दरें बढ़ा सकता है, जिससे कर्ज महंगा होगा और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। अगर महंगाई कम होती है तो शायद राहत मिले। और दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक? हाँ, इसी तरह ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, ये भी वैश्विक बाजारों के लिए अहम होगा। ये कारक इतने प्रभावशाली इसलिए हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर पैसे की लागत यानी कॉस्ट ऑफ मनी उसको तय करते हैं। अच्छा। जो निवेश, खपत और अंततः पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर आज की खबरों के इस विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं? हमने देखा कि ऊर्जा बाजार भविष्य को लेकर काफी आशावादी है, लेकिन दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी शेयरों और कुछ लोगों की संपत्ति में जबरदस्त उछाल ला दिया है, जिससे बाजार में एक नई ऊर्जा दिख रही है। बिल्कुल। वहीं कॉर्पोरेट जगत में तस्वीर मिली जुली है।
कहीं क्लार्ना जैसे नए खिलाड़ी शानदार एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं नोवो नोर्डिस्क जैसे दिग्गज अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव और छटनी कर रहे हैं। सही। और इन सब के ऊपर वैश्विक व्यापार तनाव और नियमों की अनिश्चितता जैसे पुराने जोखिम अभी भी मंडरा रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए, ये वाकई एक जटिल और कई परतों वाली तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं में खिंच रही है। कहीं तेजी है, कहीं सावधानी, कहीं नई तकनीक भविष्य लिख रही है, कहीं पुराने उद्योग खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये हमें एक अंतिम विचार करने लायक सवाल की ओर ले जाता है। क्या है वो सवाल? हमने देखा कि ओरेकल जैसे कुछ चुनिंदा टेक शेयरों के दम पर संपत्ति कितनी तेजी से बन और बदल सकती है, जबकि उसी समय फार्मा जैसे नोवो नॉर्डिस्क जैसे मजबूत और स्थापित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन चल रहा है ताकि वे प्रतिस्पर्धी बने रहें। इसे देखते हुए क्या निकट भविष्य में आर्थिक शक्ति और स्थिरता की असली परिभाषा बदल रही है? अच्छा सवाल है। क्या तेज रफ्तार तकनीकी विकास ही भविष्य का एकमात्र पैमाना होगा, या फिर पारंपरिक उद्योगों का दबावों के बीच खुद को सफलतापूर्वक ढाल लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा? ये जो टकराव और तालमेल हम टेक्नोलॉजी की ऊंची उड़ान और स्थापित उद्योगों के जमीनी संघर्ष के बीच देख रहे हैं, ये दीर्घकालिक मूल्य यानी लॉन्ग टर्म वैल्यू असल में कहाँ छिपा है, इसके बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी प्रासंगिक होता जाएगा।